नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश 2012 में। दक्षिण गुजरात में अपना तमाम जिलों से होते हुए आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं गुजरात के नर्मदा जिले में। जी हां, नर्मदा डैम और कह सकते हैं कि यहां पर आदिवासी इलाके के चलते राज्य 1997 में अस्तित्व में आया था। बीजेपी, यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, एक पर बीजेपी का कब्जा है, एक पर कांग्रेस का कब्जा है। क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ यहां पर विकास हुआ है, ये जनता से जानेंगे। यहां पर जनता हमारे साथ जुड़ी है, कुछ यहां के स्थानीय नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे अगर बाएं बात की जाए तो बिल्कुल कांग्रेस के, बीजेपी के, माफ कीजिएगा, संदीप जसांदे हैं नगर पालिका अध्यक्ष, बहुत स्वागत आपका। गजेंद्र सिंह जडेजा हैं जिला बीजेपी अध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत है। उनके बगल में है प्रफुल्ल भाई पटेल, जिला कांग्रेस प्रमुख, और उनके बगल में है पीडी बसावा साहब, एक्स एमएलए नादौद। जी हाँ, कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। इन मेहमानों से बातचीत करेंगे, जनता हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़े, चर्चा जारी रखें, उससे पहले नर्मदा का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। वैसे तो नर्मदा जिले को बने हुए महज 15 साल ही हुए हैं, लेकिन गुजरात की अर्थव्यवस्था और समृद्धि में इस जिले का बड़ा हाथ है। 5 नदियों वाला ये जिला चीनी और कपास की खेती में अव्वल है। यहाँ का किसान नर्मदा की जमीन को खून पसीने से सींचता है तो उसे उसकी कीमत भी मिलती है। भले ही यहाँ की सीमा से लगे महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी करते हों, लेकिन नर्मदा में किसान खुशहाल हैं। अगर यहाँ कुछ ठीक नहीं है तो यहाँ के उद्योग धंधे। अगर सियासत की बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक पर बीजेपी तो दूसरे पर कांग्रेस का कब्जा है। डेडीपाड़ा ने कांग्रेस का हाथ थामे अमर सिंह वसावा को अपना विधायक चुना, तो परसीमन से पहले सीट रही राजपीपला की विधानसभा में नुमाइंदगी करते हैं बीजेपी के हर्षद वसावा। परसीमन से नर्मदा में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। डेडीपाड़ा सीट अपनी जगह पर है, महज कुछ इलाकों को मिलाकर राजपीपला की जगह नदौद सीट बनाई गई है। मौजूदा सियासी समीकरण बताते हैं कि इलाके में बीजेपी कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू भी अच्छी पकड़ रखती है। नर्मदा ने गुजरात की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी तो दी है, लेकिन उसे उसके हिस्से का हक हासिल नहीं हुआ। गन्ने की फसल पर निर्भर करने वाले किसानों को बराबर पानी और बिजली की सुविधा नहीं है। शुगर मिलों को छोड़कर बाकी उद्योग विस्तार नहीं कर पा रहे। केमिकल और टेक्सटाइल उद्योग यहाँ बदहाल हैं और इस वजह से यहाँ के युवकों को रोजगार के लिए अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। युवकों के पलायन से यहाँ मजदूरों की कमी महसूस होती है। नर्मदा की सियासत खेत खलिहानों और आदिवासियों में बसती है और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। 3 डैम होने के बावजूद नर्मदा को न तो पूरा पानी मिलता है और न ही पूरी बिजली। अब देखना है कि यहाँ की जनता किस पर भरोसा जताती है। सरदार सरोवर बांध के किनारे बसे इस पूरे इलाके में सिंचाई के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पेश आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जो पार्टी चुनाव जीतती है वो इस इलाके की समस्या को हल कर पाती है या नहीं। यज्ञेश टेलर के साथ जयेश सोनी, P7 न्यूज, नर्मदा। जी हाँ, ये राजनीतिक इतिहास रहा। रिएक्शन जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले संदीप जी, कितना उम्मीद और खासकर कितना विकास यहाँ पर हुआ है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? राजपीपला नगर की जहाँ तक बात है, राजपीपला में पिछले कुछ सालों में बहुत सारा विकास हुआ है। पानी की समस्या के लिए करजन डैम आधारित पानी की योजना 13 करोड़ की चल रही है। हमारे यहाँ गटर की समस्या थी, उसके लिए 23 करोड़ की ड्रेनेज योजना चल रही है। राजपीपला में अच्छे गार्डन बनाए गए हैं, टाउन हॉल का नवीनीकरण हुआ है, बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। सड़कें की ऐसा है कि यहाँ पे ड्रेनेज की योजना जब तक खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ पे सड़कें नहीं बनेगी। जब ड्रेनेज योजना हो जाएगी उसके बाद सड़कें बनेगी। आपके हिसाब से भी खासकर मोदी साहब आए थे सद्भावना मिशन के साथ यहाँ पर, कितना आपके हिसाब से हुआ है कि विकास हुआ है यहाँ पर? काफी मात्रा में विकास हुआ है, लेकिन कई जो कम कोई बाकी है वो अन्य दुविधा के कारण वो रुका हुआ है। बाकी जो बोला था वो काफी काम हुए। काफी काम हुआ है। कितना काम हुआ? और बड़ी बात यह कि कांग्रेस का भी एक सीट रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा माना जाता है कि रूरल इलाका, आदिवासी इलाका है। कुछ कैसे काउंटर करेंगे इस बार, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जो संदीप भाई ने बात की उसका पहला जवाब दूंगा। जो करजन योजना की वो बात करते हैं, वो करजन योजना कांग्रेस के राज में हुई थी और उसके बाद जो कैनाल का कामकाज है, वो कैनाल का कामकाज, जो रिपेयरेशन का कामकाज हुआ, वो पूरी तरह से अथवा भ्रष्टाचार विहीन नहीं हुआ। इसलिए आज तक जो छेवाड़े के आदमी के गांव के जो कृषि लोग हैं उनको आज तक पानी नहीं मिला है। तो ऐसे तो हम विकास नहीं मानते उसको।
आप नहीं मानते? दूसरी बात की मुख्य समस्या क्या है? आदिवासी इलाका बहुत है, रूरल इलाका बहुत है, बैकवर्ड माना जाता है। क्या मोदी जी ने उतना विकास किया, बीजेपी ने उतना यहाँ पर पैसा भेजा? मोदी जी ने सिर्फ बातें की है, कुछ विकास नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को बस नहीं मिल रही है, गरीबों को उसका घर नहीं मिल रहा है, गाँव में पानी नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, किसान परेशान है। 14 घंटे की बिजली देने की बात की थी, वो भी गलत है। आज गुजरात में 10 लाख से ज्यादा किसानों इलेक्शन का जो कनेक्शन कब से मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। बिल्कुल ये नहीं मिल रहा। हालांकि यहाँ पर 2 डैम है, करजन डैम और नर्मदा डैम, और कहा जाता है कि नर्मदा डैम का इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर उतना पानी नहीं है और बिजली नहीं है। जहाँ कुछ स्थानीय नेता, एक यहाँ के पत्रकार, आपके हिसाब से समस्या है या फिर विकास की बात जो नरेंद्र मोदी करते हैं, यहाँ पर विकास कितना पहुंचा है? ऐसे समझो तो कोई बड़ा विकास यहाँ ये तालुका में या जिला में हुआ नहीं है। आज भी 20 साल से नई कोई कॉलेज नहीं हुई है, और यहाँ का जो ट्राइबल एरिया है वहां पर कोई नौकरी के, कोई जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए नौकरी के कोई तक नहीं है, और रोजी रोजगारी के लिए भी उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, अंकलेश्वर, बड़ौदा। और बस की भी बहुत समस्या है, पूर्ति बस नहीं है। बिल्कुल पानी की समस्या है, और पानी की समस्या गौर करने वाली बात है क्योंकि 2 डैम माने जाते हैं यहाँ पर। जी, आप में से कुछ? एक तो नर्मदा डैम का जो काम हुआ है काफी अच्छा हुआ है, और नर्मदा डैम का जो अभी सरदार स्मारक 2000 करोड़ का एक प्लान है, बड़ा अच्छा रहेगा, टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट है। मगर यहाँ की जो हॉस्पिटल है और जो डॉक्टर होने चाहिए आज तक नहीं हुए। बार बार कहा है, आदिवासी को बहुत प्रॉब्लम है पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज का जो नरेंद्र भाई बोल गए वो भी अब जल्दी शुरू होना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। ड्रेनेज लाइन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है एग्रीकल्चर कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन तकरीबन 3 लाख के आसपास नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि इसके ये एक बड़ा छूट गया है? बिजली नहीं पहुंच रही, 8 घंटे से 14 घंटे पहुंचाना था वो नहीं पहुंची है। बिजली का जहाँ तक सवाल है, बिजली काफी मात्रा में बढ़ी है। ये ज्योतिग्राम योजना में गुजरात में 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, ये भाजपा सरकार ने दी है। काफी कनेक्शन दिए हैं जो पहले से पेंडिंग थे कांग्रेस सरकार में, जो अभी भाजपा सरकार ने दिए, लेकिन वेटिंग से हिसाब से चलते 3,84,000 कनेक्शन बीजेपी सरकार ने दिए। लेकिन अभी पड़े हुए, बहुत पेंडिंग पड़े हुए, बहुत पड़े हुए हैं। लेकिन वो तो क्या है कि जब सुविधा नर्मदा डैम का पानी यहाँ पर उतना नहीं मिलता है। नर्मदा डैम का जहाँ तक सवाल है, नर्मदा डैम जो एक तहसील है हमारा तिलकवाड़ा, वहाँ पानी मिलता है। और जहाँ तक राजपीपला का सवाल है, काफी मात्रा में लैंड भी बढ़ी है, खेडूतों ने अपनी जो बुआई नहीं होती थी वो जगह भी अपने मतलब फार्मिंग के लिए बढ़ाई है। और काफी मात्रा में जो उसका रिनोवेशन नहीं हुआ था कैनाल वगैरह का, वो बीजेपी सरकार में अभी हुआ है डैम बनने के बाद फर्स्ट टाइम। कुछ हुआ है, कुछ तो मान रहे हैं कि कुछ जगह पे नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम तो किया है। आपके हिसाब से कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी, मतलब कांग्रेस के चांसेस कैसे? पहला जवाब मैं जाडेजा भाई का दूंगा। जो बिजली की बात करते हो तो बिजली जो 24 कलाक उद्योगपति को मिलती है और कृषि की मांग है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके मैन्युफेस्टो में वचन दिया था कि हम 14 कलाक लाइन देंगे, अभी भी उसका अमल नहीं किया। खुद उन्होंने बोला है कि 8 कलाक बिजली देते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी भाई दूसरे राज्य में जाकर ऐसा बोलते हैं कि हम 24 कलाक बिजली देते हैं, एक गलत बात है और ये खेडूतों के साथ अन्याय है। कितना बिजली मिलता है जी आपके हिसाब से? कुछ जी, बिजली तो यहाँ मिलती ही नहीं, वो सिटी में मिलती है, गांव में मिलती ही नहीं है। और जो नर्मदा डैम का पानी जो है वो नांदोद तालुका में नहीं मिल रहा है, 0 से 9 किलोमीटर में वो पानी नहीं मिल रहा है। कह रहे नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि जी हाँ, कुछ आंकड़े आप बता रहे हैं। ये लोग का लिफ्टिंग का प्रॉब्लम है 0 से 9 के बीच में, तो वो लिफ्टिंग प्रॉब्लम है, इसके लिए ये लोग को पानी नहीं मिल रहा है, सभी को पानी मिल रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये भी नेता है, गांव में जाके भी देख सकते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन 8 घंटे वाला था, उन्होंने कहा था हम तकरीबन 14 घंटे कर देंगे, लेकिन वो कितने घंटे हुआ है? नहीं, 10 घंटा हुआ है। और अन्य राज्यों में कांग्रेस शासित जो सरकार है वो कितने घंटे बिजली दे रही है वो सब जानते भी है। नर्मदा का हाइट का डैम 2006 से नहीं बढ़ा है, कैनाल जो है सब कैनाल से वो भी उतना सरकार में ही बढ़ा है, जितना हाइट होना था वो मोदी सरकार में ही बढ़ा, अन्यों ने नहीं बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट में जाके भी मोदी साहब ने वो बढ़ावा लाया। कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं जी, बताएंगे कुछ? क्या आप कहना चाहेंगे?
मैं आपको ग्रामीण इलाके के बारे में बताना चाहता हूं। आपने पहले शहर की बात पूछी, मैं बताता हूं कि ग्रामीण इलाके में जो विकास हुआ वो विकास 1990 मतलब कि 199 के अंदर जो विकास नहीं था वो हमारी बीजेपी सरकार जब से आई उसके बाद गांव के अंदर विकास ऐसा हुआ है कि हर घर के अंदर जाओगे तो घर घर के अंदर तुमको बाइक मिल। कैसा विकास हुआ, कैसा विकास हुआ? रोड तो यहाँ तक ठीक नहीं, रोड रास्ते अभी आपने शहर का इलाका देखा है, आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो हर गांव के अंदर नई सड़क मिलेगी, हर गांव में 4-4 बोरवेल है, हर गांव के अंदर पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है। ज्योतिर्ग्राम योजना चल रही है और 24 घंटे बिजली हर ग्रामीण को मिल रही है, हर गांव में। ये इनका मानना है हर घर में मिल रही है। जी 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 जी। मैं करण सिंह भाई को हृदय पर हाथ रखकर सच बोलने के मैं चैलेंज करता हूं कि गुजरात के कृषि जो उत्पादक है, जो खेतीबाड़ी है, उसमें 14 कलाक लाइट मिलती है और 24 कलाक लाइट मिलती है। मेरा सीधा प्रश्न है उनके, सच बोलो। आपसे कहा कि हृदय पे हाथ रखे, हृदय पे हाथ। गांव के इलाके में रहने वाले हर इंसान को ज्योतिर्ग्राम के अंतर्गत हर घर में 24 घंटे लाइट मिलती है। 24 घंटे तो नहीं मिलती है, इतना तो नहीं मिलती है, 10-12 घंटे। जो बता रहे हैं कृषि के बारे में बोल रहे हैं, वो कृषि घंटे वाली 10 घंटे मिलती है, और वैसे 24 घंटे मिलती है। 24 घंटे तो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है कहीं। 24 घंटे ज्योतिर्ग्राम में 24। चलिए यहाँ पर मिलती है, इनका मानना है। कुछ लोग पीछे हैं। जी जी जी, पीछे लोग, हाँ बताएं। पीने की पानी की बात कर रहे हैं। हमारे जिले में, हमारे तिलकवाड़ा तालुका में 2 गांव ऐसे हैं, वास्मो में से जिसकी ग्रांट आई उसके सब खा गए। भाजपा के जो सरपंच थे और भाजपा के जो लीडर थे उन्होंने यह ग्रांट सब मिलाकर सारी की सारी योजना हड़प कर लिए। नहीं तो पानी और बिजली कितना मिलती है? बिजली 24 कलाक के लिए नई लाइन डाली, फिर भी 24 कलाक नहीं मिलता है। कुछ महिलाओं से पूछने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से बोल रहे हैं कितना? चलिए आप नहीं बता रहे हैं। हाँ, इनको पूछोगे आप एग्रीकल्चर में कितने घंटे लाइट देते हो? 8 घंटे लाइट बोलते हैं, लेकिन 5 या 3 घंटे तो इसके ज्यादा आज तक हमको तिल्लावाड़ा वालों को लाइट ही नहीं मिली है। और अक्खा दिन 8 घंटे जो लाइट चलती है उसमें 5-5 मिनट के बाद ट्रीपा मारते हैं। उनको इतनी तो पता नहीं कि खेती बाड़ी में कितनी लाइट मिलती है। इनको पूछो सड़कें और पानी कैसा है? अरे सड़कों में तो खड्डे है। जो अभी मोदी साहब ने बोला था कि मैं खड्डे पुनने का काम कर रहा हूँ, उससे खड्डे भी नहीं पूरा है। उसने 10 साल में खड्डे भी नहीं पूरा हमारे वहाँ के। चलिए ये बात है कि विकास कितना हो। जी अपने साहब पानी ની વાત કરીએ તો નહેરનું પાણી હજુ પોઈચા, ધાનપોર, નરખડી, જેસરપુર હજુ નહેરનું પાણી અમારે આવ્યું નથી ખેડૂતો માટે। 10-15 ગામ है, बिल्कुल पानी आया नहीं है। चलिए आपसे एक बार रिएक्शन और जानूंगा। बिजली कितनी आती है नहीं आती है, पानी कितना है? बीजेपी और कांग्रेस के कुछ अपने दावे हैं। जी कुछ लोग और। सर मैं ये जो विकास के दावे करते हैं बीजेपी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ राजपीपला सिटी में रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। राजेंद्र नगर सोसाइटी की पहली रो में बीजेपी के शहर प्रमुख रहते हैं, दूसरी रो में जिला प्रमुख रहते हैं और तीसरी रो में सांसद रहते हैं। पहले आप जाके ये तपास कीजिए कि उनके ही रास्ते में कितने खड्डे हैं। वो उनका एरिया क्लियर नहीं कर सकते, वो जनता का क्या करेंगे? वो उनका विकास क्या करेंगे? जी मैं पूछता हूँ, ये आदिवासी विस्तार है, ये आदिवासी विस्तार है, यहाँ का संसद सभ्य आदिवासी है, धारा सभ्य आदिवासी है। इनको पूछो भाजपा को कि उन्होंने कितना विकास किया इस आदिवासी से। यहाँ के लेबरों को 200-200 किलोमीटर जाके मजदूरी करना पड़ती है। क्या इसको विकास कहते हैं? इसको विकास कहते हैं? जो गरीब लोग जाके 100-100 किलोमीटर जाके मजदूरी करते हैं, क्या उसको विकास कहते हैं? जी जी, कितना विकास करते हैं और उद्योग कितना लेके आए हैं? ये आरोप तो लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं कि विकास उतना नहीं है, सड़कें, बिजली, पानी के। एक बात है, बीपीएल के भी लोग हैं, जो बीपीएल फैमिलीज हैं और खासकर रूरल एरियाज में हैं, उनको भी उठने की बात हुई थी, लेकिन उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, उतनी कम नहीं हुई है। नहीं, शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है ऐसा नहीं है। काफी मात्रा में ट्राइबल एरिया में भी जो 15,000 करोड़ का बजट दिया था वन बंधु, उसमें काफी ट्राइबल लोग को फैसिलिटीज मिला है जी। क्या और है? गोचर की जमीन का मसला है, कांग्रेस और उठाती है, आदिवासियों की अपलिफ्टमेंट की बातें हैं, पैसा उतना नहीं पहुंचता। आपके हिसाब से प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस शासित जहां पे डोमिनेशन है, मोदी सरकार ने ध्यान कम दिया है क्या? मोदी सरकार ने पूरा ध्यान उद्योगपति की ओर दिया है और टाटा नैनो को लाने के लिए उन्होंने 33,000 करोड़ की सब्सिडी और राहत दी, और खेडूतों के लिए तो कुछ बात भी नहीं करते, आदिवासियों के लिए कुछ बात भी नहीं करते। वन बंधु जो योजना लाए है 15,000 करोड़ की, तो ये आदिवासियों को पूछो कि इससे क्या फायदा हुआ है?
ये बात है। यहाँ के सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जय सोनी कि जयेश, यहाँ पर दरअसल एक रूरल एरिया माना जाता है, आदिवासी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या कुछ आप देखते हैं, मतलब कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी है, जेडीयू का कितना प्रभाव है और क्यों है, और इस बार की चांस क्या देखते हैं? देखिए अनुराग, जेडीयू जो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर समझने में आ रहा है, क्योंकि ये उभरता हुआ यहाँ का एक फैक्टर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से जो लोगों को आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई है। लोगों को अब तीसरे विकल्प की तलाश थी, तो जेडीयू एक विकल्प लोगों के सामने आया है। दूसरी बात है कि ये पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर जो 100% जो कम्युनिटी है वो सारे आदिवासी है। तो आदिवासी के अंदर जो जिस तरह से एजुकेशन का बढ़ावा हुआ है, जिस तरह से लोग बाहर जाके बाहर की दुनिया देखी है, तो उसके बाद जो विकास की झंखना है वो यहाँ के लोगों में बढ़ी है, और यहाँ पर विकास जो होना चाहिए पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में अब ये आशा जगी है कि यहाँ पर भी जो चीजें दूसरी जगह पर है वो नहीं है, तो ये क्यों नहीं है। और बीजेपी से लोग सवाल करने लग गए हैं कि यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है, रोजगारी के लिए लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, आरोग्य की सुविधा जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, डैम होने के बावजूद भी पानी की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं है। ऐसे कई सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, और यही वक्त है जब वो सवाल उठेंगे और जवाब देना पड़ेगा। हर रूलिंग पार्टी को, यहाँ पर बीजेपी के एमएलए भी है, कांग्रेस के एमएलए भी है, तो दोनों एमएलए है, उनको ये बात का जवाब देना पड़ेगा जनता को कि भाई जो काम होना चाहिए था इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, और अगर आप करना चाहते हैं तो कब करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो जवाब जनता को देना पड़ेगा। जी, आज कुछ और सवाल है, लेकिन चुनौती के तौर पर क्या देखते हैं, आपके सामने चैलेंजेस क्या है इस बार? हमारे सामने हम चैलेंजेस देखते हैं, ये जो 1 या 2 प्रॉब्लम जो है, मतलब बसेस या डॉक्टर, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बिजली पानी में मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो सरासर गलत है। और जनादेश यात्रा आप लेके आई है, तो जनमत बीजेपी के साथ 10 साल से है, वो देख रहे हैं आप। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, युवा के तौर पर क्या किस स्थिति है यहाँ पर? ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। जो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं उनको बस भी नहीं दे पा रहे। 2 बजे तक तो बच्चे स्कूल भी नहीं आ पा रहे, बस नहीं मिलती इस हिसाब से। और यहाँ हजारों एकड़ बिना खेती के वो जमीन सूखी पड़ी है। डैम के पास हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जहाँ पियत का पानी भी नहीं दे सकती। नरेंद्र मोदी यहाँ 20 बसें लाए थे उद्घाटन के लिए, उनकी वाहवाही के लिए, लेकिन वो बस भी फिर वापस ले गए। हम डेपो मैनेजर के पास गए तो हमें डेपो मैनेजर ने बताया कि वो बस सीएनजी बस लाए थे। तो क्या मुख्यमंत्री को यहाँ मालूम भी नहीं कि यहाँ सीएनजी पंप है या नहीं? वो सिर्फ नाटक करने, अपनी वाहवाही की लुटाने के लिए सीएनजी बस यहाँ भेज दी, सीएनजी का पंप ही नहीं यहाँ पर। नहीं, पंप ही नहीं। और वो डेपो मैनेजर मेरे को ऐसा बता रहा था कि यहाँ सीएनजी पंप नहीं, इसलिए वो बसें भेज दी वापस। तो विद्यार्थियों के लिए, और ये आदिवासी विरोधी है नरेंद्र मोदी, हमारे बच्चों का अभ्यास खलास करना चाहता है, इसीलिए। चलिए, सीएनजी बस, कुछ और पानी को लेकर बहुत बात है। जी, आपने बात बोल दिया, एक और। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमने सोचा था कि ये कुछ करेंगे, विकास की बात करते हैं। हमारे वहाँ मेड़ पे अभी तक छलिया भी नहीं बना। 8-8 वर्षों से लोगों ने मांगनी की है। कितने साधु संत भी गए, नेता भी गए, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी के पास भी गए तो भी आज तक कुछ नहीं हुआ। आखिर में चलते क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको कि हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि शाला प्रवेशोत्सव बहुत हुए हैं नर्मदा जिला में और पूरे गुजरात में। तो मैं ये पूछता हूँ कि शाला प्रवेशोत्सव करते हैं हम अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अभ्यास के लिए, उच्च अभ्यास के लिए, और शालाएं तो बहुत बनी है पूरे ऑल गुजरात में। लेकिन जैसा ऐसा लगता है मुझे कि मंदिर जैसे बनाते हैं वहाँ दिए के बिना अंधेरा है, समय से एक नई किताब मिलती और न ही कोई टीचर है, टीचर समय से आता नहीं। इस बार यहाँ की जनता क्या आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव करेगी या फिर कौन आ रहा है? 100% बदलाव करेगी, 100% बदलाव करेगी। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या कुछ है? कुछ बीजेपी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस सरकार ने 40 वर्ष में नहीं किया, वो बीजेपी सरकार ने 10 वर्ष में किया है विकास। यहाँ पे सभी जगह पे विकास हुआ है। वो लोग कहते हैं कि विकास क्या इस बार के बदलाव होगा या फिर? अभी भद्रवीर भाई बोल रहा है जरा में कुछ नहीं हुआ। जरा में आज तक रास्ता भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, अभी लाइट भी आई, रास्ता भी आया। चलिए, बीजेपी कांग्रेस के अपने दावे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन बड़ी बात है कि बहुत यहाँ पर आदिवासी इलाका है और ये जिला दरअसल कुछ पिछड़े जिलों में माना जाता है। गुजरात के 6 जिलों में से यहाँ पर आता है। नर्मदा के बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद भी पानी की समस्या मानी जाती है। देखना होगा कि इस बार राजनीतिक समीकरण किस करवट बहता है। जी हाँ, यही जानने की कोशिश की हमने नर्मदा से। फिलहाल जनादेश यात्रा में इतना ही। नमस्कार।